चलिए इंस्टीट्यूट देख रहे थे, जितने भी संस्थान थे उसके ऊपर अपन डिस्कशन कर रहे थे। इसी में अपना इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूट आते हैं वो कुछ एनिमल से रिगार्डिंग है, उसके ऊपर भी अपन क्या करते हैं, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे मेजर इंस्टीट्यूट देखो, बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट, बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है, हिसार हरियाणा। ठीक है, बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ मिलेगा आप लोगों को, हिसार हरियाणा में। इसके अलावा देखो कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऊंट अनुसंधान संस्थान। ठीक है, इसे अपन क्या बोलते हैं, भैंस अनुसंधान संस्थान, भैंस अनुसंधान संस्थान। चाहे केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान देवे या भैंस अनुसंधान संस्थान, दोनों ही कहां होंगे, हिसार हरियाणा। इधर भी क्या है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है। जोहड़बीर बीकानेर, ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ है, जोहड़बीर बीकानेर। इसके अलावा देखो हॉर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, घोड़ा अनुसंधान संस्थान बीकानेर में है, लेकिन अपने सिलेबस के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। सीड स्पाइसेस, बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान, बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान, बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान तब्बीची अजमेर। ठीक है, तब्बीची अजमेर के अंदर है। इसी के साथ देखो इंडियन स्पाइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान, भारतीय बीजीय भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालीकट केरल, कालीकट केरल। ध्यान रखना, एक बीजीय मसाला अनुसंधान है तो दूसरा कौन सा, मसाला अनुसंधान संस्थान। और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछे जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, बीजीय मसाला है या मसाला है। ठीक है, तो मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कालीकट केरल में। और बीजीय मसाला सीड स्पाइसेस, सीड स्पाइसेस कहाँ है, तब्बीची अजमेर में। दोनों ही अलग अलग है, ध्यान रखना। एक तो अपने राजस्थान के अंदर है, ठीक है, एक तो कहाँ है, राजस्थान में, और राजस्थान में तब्बीची अजमेर। ठीक है, जहाँ कौन सा है, सीड स्पाइसेस। ठीक है, और दूसरा स्पाइसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कालीकट केरल। तो ये दोनों ही इंस्टीट्यूट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऊंट अनुसंधान संस्थान और भैंस अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये दोनों ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट देखें, चले इसके अलावा देखो आरबीआई। एक्चुअल में ये आरबीआई तो आप लोगों के एक्सटेंशन से रिलेटेड है और उसी में ज्यादातर पूछा जाता है। बैंक जितने भी होते हैं वो एक्सटेंशन में ही सबसे ज्यादा आता है और वही वहीं से काम आता है। लेकिन फिर भी अपन देखें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, मुंबई में। हेड क्वार्टर कहाँ है, मुंबई, यानी इसका मुख्यालय आप लोगों को मुंबई में मिलेगा। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई के अंदर है। इसी के साथ इसकी जो अपने एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आरबीआई से सबसे ज्यादा क्या क्वेश्चन बनता है, तो इसकी इस्टेब्लिश्ड यानी इसकी स्थापना को लेकर। भाई इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935। लेकिन आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना कि 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1935 के अंदर। और ये काफी बार पूछा जाता है एग्रीकल्चर में, जैसा आप एक्सटेंशन वगैरह पढ़ते हैं तो एक्सटेंशन में सबसे ज्यादा इसका क्वेश्चन बनता है भाई, क्योंकि बैंक जितने भी है वहीं पर आते हैं। एक बैंक नहीं अपितु जितने भी बैंक है अपने भारत के अंदर वो सारे बैंक एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है कि बैंकों का नेशनलाइजेशन क्या होता है, बैंक क्या होता है। ठीक है, और इन सब का हेड कौन है, तो ये बैंक सबसे इंपॉर्टेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आप लोगों के जो पैसा वगैरह आता है वो भी कहां से आता है, रिजर्व बैंक से आता है। ठीक है, आरबीआई से ही मुख्यतः आता है। इसका जो मुख्य हेड क्वार्टर है वो कहां है, मुंबई के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई, 1935 में हुई। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक काफी मूवियों में बताते हैं ना कि वर्ल्ड बैंक को लूट लिया, है ना, वो यही वर्ल्ड बैंक है। इसकी स्थापना जो हुई थी कब हुई थी, 1945 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और वर्ल्ड बैंक है का वॉशिंगटन में। ठीक है, वॉशिंगटन में, वाशिंगटन नहीं होगा, वॉशिंगटन करना इसको। ठीक है,
वॉशिंगटन के अंदर इसकी मेजर इंस्टीट्यूट है, या फिर अगर अपन इसका हेड क्वार्टर देखें तो हेड क्वार्टर इसका मेजर है, ठीक है। इसके अलावा देखो जीएसटी काउंसिल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जो अभी चल रहा था, ठीक है, काफी प्रचलन में भी था जीएसटी का। तो जीएसटी से मेजरली अपने तो हालांकि एक्सटेंशन से रिलेटेड जितने भी होते हैं उसके अंदर इसका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अपने इनका कोई मेजर रोल नहीं है, अपने ना रिजर्व बैंक का है ना वर्ल्ड बैंक का है, ठीक है, इतना कोई रोल नहीं है। जो जेट वगैरह है उसमें इतना रोल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन इसका जीएसटी को। ज्यादा माइनर इतना लोड मत लेना जीएसटी से पे, लेकिन इतना ध्यान रखना जीएसटी से रिलेटेड जब आप लोग करंट अफेयर्स देखते हैं ना, तो उसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना जीएसटी सबसे पहले किस देश में यूज किया गया था। भाई भारत में ही यूज नहीं हुआ था, अपितु जीएसटी सबसे पहले फ्रांस के अंदर यूज हुआ था। और कब हो गया था? 1954 में। एक्चुअल में मीन क्या है जीएसटी का, एक्चुअल मीन क्या है, अपन इस जीएसटी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि सभी चलता है ना। अपन दुकान पे कुछ भी लेने जाते हैं, अपन कहते हैं यार पहले तो इतने में आती थी, वो क्या कहता है जीएसटी लग रही है। क्या कहता है? जीएसटी लग रही है। यही कहता है वो कि जीएसटी लग रही है। भाई जीएसटी भी तो है, लेकिन ये चीज है क्या, मेन ऐसी क्या चीज है? एक्चुअल में टैक्स है, अपन सब जानते हैं कि एक टैक्स है, लेकिन जीएसटी का मतलब क्या था? जब जीएसटी चालू की थी तो उसका मेन मीन ये था कि पूरे भारत के अंदर एक ही टैक्स लगे, पूरे भारत में एक ही टैक्स लगे। पागल बनाने की बात है ये। क्या है? पागल बनाने की बात है, रियल बता रहा हूं, ठीक है। आप कार लेने जाए, आपको बोलेगा सर कार महंगी पड़ेगी किसकी वजह से? जीएसटी की वजह से, ठीक है। आपकी क्या लग रही है? जीएसटी लग रही है, ठीक है। अब जीएसटी में भी जीएसटी काउंट करना, एक तो जीएसटी लगा देगा वो, ये जीएसटी के जो भी परसेंटेज होगा वो परसेंटेज लगा देगा, फिर लगाएगा आरजीएसटी। क्या लगाएगा? अब आरजीएसटी का मतलब होगा राजस्थान गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी राजस्थान के अंदर और अलग टैक्स दे रहा है ना। एक तो जीएसटी कटवाई, एक अपन ने आरजीएसटी कटवाई, तभी तो अपन कहते हैं कार की रियल प्राइस क्या है, ऑन रोड प्राइस क्या है। ऑन रोड प्राइस यानी जब आप मार्केट में लेके आते हो उस कार की, तो आप लोगों को 1.5-2 लाख रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं। नॉर्मल जो कार होती है उससे लगभग 1 लाख रुपए आप लोगों को ज्यादा पे करना पड़ता है। कारण क्या है? जीएसटी। कारण क्या है? जीएसटी। अब जीएसटी का जब स्टार्टिंग की थी तो इसका मेन मीन ये रखा था कि पूरे भारत में आप कहीं से भी कुछ भी चीज लो, उसका एक ही टैक्स निर्धारित है, वो टैक्स आप लोगों को वहां देना पड़ेगा। अब लेकिन उस वजह से तो है ही नहीं। अब स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि अगर सेंट्रल, भाई जीएसटी अगर एक जगह लेगा तो इसका मतलब सेंट्रल लेगा, और सेंट्रल लेगा तो इसका मतलब स्टेट के पास क्या बचा? या तो स्टेट को आप लोग दो। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि स्टेट हम क्यों दें, स्टेट का खर्चा स्टेट खुद निकाले। तो यहां पर क्या कर दिया? आरजीएसटी और लगा दी। इसके अलावा सीजीएसटी, ठीक है, टीटीएसटी, ऐसा करके 5-4 टीएसटी जोड़ कर आपकी जो भी मूल्य होता है उसको वापस क्या ले जाते हैं? वहीं ले जाते हैं। इससे अच्छा तो पहले ही ठीक था। क्यों बेवजह जीएसटी लगाकर 4-5 जीएसटी और जोड़ दी? और कुछ भी लेने जाओ आप। अभी तो एक दिन मैं शायद ड्रेस लेने गया था, तो मैंने कहा इतनी महंगी कैसे जीएसटी लग रही है। मैंने कहा ये क्या बात हो गई, ड्रेस के ऊपर जीएसटी लगा रहा अब तो। मतलब लोगों को पागल बनाने का अनलिमिटेड तरीका। जिसको पता नहीं होता उसको यही बोलेंगे जीएसटी लग रही है, वो बेचारा वो समझ जाएगा हाँ यार भाई टैक्स ले रही होगी गवर्नमेंट इसलिए दे रहे। बेवजह जहां जीएसटी नहीं लगती वहां पर भी जीएसटी से ऐड कर ली, जहां जीएसटी नहीं लगती वहां पर भी जीएसटी ऐड कर ली। समोसा वाले से पूछ लो, समोसा 10 रुपए के देते थे, 15 रुपए के देने लग गए, बोले क्या? जीएसटी। अब कहां समोसे भी जीएसटी लग रही है। एक दिन मैं समोसा खाने रुक गया था सड़क के किनारे, मैंने कहा दे दे भाई यार समोसा दे दे। मैंने बोला कितने का देगा? जो बोले 20 रुपए। मैंने कहा क्यों, पहले तो 15 रुपए लेता था। क्या यार पेट्रोल महंगा हो गया। मैंने कहा तू पेट्रोल में चलता है इनको? कह रहे नहीं यार तेल महंगा हो गया। मैंने कहा भाई पेट्रोल महंगा हुआ, तेरे तेल पे क्या इफेक्ट पड़ा? फिर बोला फूड ऑयल भी महंगा हो गया। मैंने कहा ये गजब बात हो गई, डायरेक्ट यही बोला सर पेट्रोल महंगा हो गया। मैंने पेट्रोल महंगा हो गया तो समोसे के पेट्रोल में चलता है क्या? गजब करता है। या फिर गाड़ी पे चलते चलते पेट्रोल समोसे बनाता है। ऐसी कंडीशंस हो गई मार्केट में। यानी एक लूट का तरीका बना लिया इन्होंने, अगर आप ये मेजरली यही करते हैं, जैसी शक्ल लग गया है उसको कि हाँ इसको ज्यादा पता नहीं चलेगा, तो भाई 1500 की चीज है मैं ग्राहकों को 1500 में देता हूँ, तेरे लिए
और सिर्फ तेरे लिए 1200 लगा दूंगा। अब उसकी रियल प्राइस क्या है? 700 रुपये। रियल प्राइस क्या है? 700 रुपये। नहीं भाई, तेरे लिए, सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए 1200 लग जाएंगे। और बता, और फिर क्या करते हैं? अपने को भी शर्म आती है, अपने को भी शर्म आती है। किसी चीज के अगर 1500 रुपये बताए तो अपन ज्यादा से ज्यादा कितने तोड़वाएंगे? 100 तोड़वाएंगे, 200 तोड़वाएंगे, ऐसे थोड़ा बोलेंगे उसको। नहीं भाई, 1000 रुपये तोड़ते, इतना तो नहीं तोड़वाते ना। ये अपने को शर्म आ जाती है उससे पे। तो ये चीज क्या हो गई? मार्केट में पागल बनाने का धंधा बना लिया, ठीक है। और सारा का सारा दोष किस पे ठेप दिया? जीएसटी। हालांकि जीएसटी अपनी जेट के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अपन देखते हैं। इसके अलावा देखो, इसके बारे में बात करते हैं। CSWRI एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान से रिगार्डिंग है और काफी बार पूछा जाता है। CSWRI सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। और इसके बारे में काफी बार क्वेश्चन पूछा है, इसके बारे में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कारण यह है कि राजस्थान के अंदर है। कारण क्या है? राजस्थान के अंदर, और मेन इंस्टीट्यूट है, मेन इंस्टीट्यूट है। देखिए, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, आप लोगों को 3-4 चीजें इसमें लिखनी है। अभिकानगर, मालपुरा और टोंक, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे? कोष्टक में राजस्थान लिखोगे। कारण है जेट के अंदर ही ये क्वेश्चन पूछा था। उसने ऑप्शन क्या दिया? ऑप्शन 1 दिया अभिकानगर, ठीक है। हाँ, वो टोंक वाला बंदा जान गया कहां है, ठीक है। दूसरा दिया मालपुरा, तीसरा दिया टोंक, और चौथा क्या दिया? राजस्थान। अब क्या करें? अब क्या करें? अब अपने को कंडीशन में क्या करना है? अभिकानगर करना है। क्या करना है? अभिकानगर। ये कंडीशंस बनती है जो राजस्थान के जो एग्जाम होता है ना, उसके अंदर, ठीक है। बाकी जितने भी ICR वगैरह के एग्जाम है, उसमें आप लोगों को अभिकानगर, मालपुरा, टोंक वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ राजस्थान मिलेगा। और राजस्थान टिक कर सकते हैं अपन। जैसे काफी बार बीजे मसाला अनुसंधान संस्थान के बारे में पूछा जाता है, राजस्थान देता है, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान देता है। अपन राजस्थान कर लेते हैं, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर जगह पे नहीं देते। जिस तरह से काफी बार अपने इनके जो क्वेश्चन बनते हैं, मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो डायरेक्ट ऑप्शन में मिलता है केरल, डायरेक्ट मिलता है अपने को, तो अपन उसमें कर लेते हैं। लेकिन यहां क्यों करना है? क्योंकि पर्टिकुलर जिस जगह पर है वो क्या है? अभिकानगर है। पर्टिकुलर जिस जगह पे है, जिस गांव में है, वो क्या है? अभिकानगर। मालपुरा क्या है? तहसील, और टोंक डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान राज्य। तो राज्य तक तो अपने को जाना है ही नहीं, अपने को क्या पकड़ना? पर्टिकुलर पकड़ना है। तो अभिकानगर इस केस में अपन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है। इसके अलावा देखो, नाबार्ड 12 जुलाई 1982 है ना, 12 जुलाई 1982 काफी बार पूछा जाता है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? लड़के चौक जाते हैं। नाबार्ड का हेडक्वार्टर या तो दिल्ली टिका के आते हैं या हैदराबाद करके आते हैं। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और नाबार्ड की फुल फॉर्म भी काफी बार पूछी जाती है। क्या नाबार्ड की फुल फॉर्म? क्योंकि नाबार्ड अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब जितने भी आप लोग ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक देखते हैं ना, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक देख लो, या किसी का भी ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक देख लो, जितना भी एग्रीकल्चर कमोडिटी KCC का जो पैसा आता है, ठीक है, वो RBI ना देकर कहा कौन देता है? नाबार्ड देता है, ठीक है। यानी एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग जितना भी पैसा आता है बैंकों के अंदर, वो नाबार्ड से आता है। इनकी जो 100% सहायता होती है वो कौन करता है? नाबार्ड करता है। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अपने लिए कि नाबार्ड है क्या? नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नाबार्ड के इस्टेब्लिशमेंट डेट क्या है, यानी स्थापना कब हुई थी? इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर। नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। इसके अलावा इसका मेन फंक्शन क्या है कि भी कृषि ऋण प्रदान करना, और कृषि ऋण डायरेक्ट आप लोगों को नहीं देगा, ये कृषि ऋण आप लोगों को नहीं देगा। जैसे भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, भूमि विकास बैंक नाम सुना है? इस बैंकों की इतिहास में सबसे कालाबाजारी, या फिर कालाबाजारी बोले तो तानाशाही शासक सबसे है, वो सारा का सारा किसका है? भूमि विकास बैंक का। इस भारत के अंदर सबसे कठिन कानून है तो वो भूमि विकास बैंक के कानून है। भूमि विकास बैंक आप लोगों ने नाम सुने होंगे,
काफ़ी मिलते हैं। भूमि विकास बैंक जो भूमि के ऊपर लोन देता है अपने को, खेती से रिगार्डिंग लोन देता है। आप बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेके आए हैं, आप लोगों को एक बार नोटिस दे दिया भाई किस्त जमा करा, नहीं तो तुम्हारी जो प्रॉपर्टी हम नीलाम करेंगे। एक बार नहीं, वो बेचारा बैंक तुम लोगों को कम से कम 50-60 बार बोलेगा, लेकिन फिर भी अपने कानों पर जू नहीं रहेगी। अपने को पता है कि ये बैंक कुछ नहीं करेंगे, लेकिन भूमि विकास बैंक में ऐसा नहीं है। भूमि विकास बैंक सिर्फ एक नोटिस जारी करती है, और वो नोटिस जो भी वार्निंग का होता है कि इस तारीख को आपकी भूमि की नीलामी है, हम लोगों ने आपकी भूमि की नीलामी की तारीख तय कर ली है, ठीक है। इससे पहले अगर आप पैसा जमा कराते हो तो ठीक, नहीं कराते हो तो ये होगा नीलाम। इसीलिए आज भारत के जो मोस्ट ऑफ किसान हैं वो सब जगह से लोन लेना पसंद करते हैं सिवाय भूमि विकास बैंक के। कारण यही है क्योंकि इतना टफेस्ट रूल है उसका कि एक बार उसने वार्निंग दे दी, इसका मतलब अगर एक दिन भी डिले हुए तो वो नीलामी कर देगा, वो नीलामी कर देगा। बाकी अदर बैंकों में ऐसा नहीं होता। अदर बैंक क्या करते हैं, बार बार अपने को रिमेंबर करवाते रहते हैं। एक दिन आते हैं, घर के ऊपर नोटिस लगा के चले जाते हैं, और घर वाले भी बड़े चालाक होते हैं, आगे ताला लगाकर अंदर सारी क्रियाकलाप उनकी चलती रहती है। बाहर किसी को बोलते ताला लगा देना, आ रहे हैं ताला लगा दे बाहर, और वो नोटिस लगा के बेचारे चिपका के चले जाते हैं। भूमि विकास बैंक ऐसा नहीं करता, वो अगर ताला मिला डायरेक्ट सील ठोक के चला जाता है। ये ले, अंदर है तो अंदर ही रहे, और सील तोड़ना गैर कानूनी। अगर किसी ने सील कर दिया है मकान को या किसी प्रॉपर्टी को, तो अगर आप लोगों ने सील तोड़ी, उसका जो लॉक का जो सीलिंग की है उन्होंने, अगर आपने उस सील को ब्रेक करने की कोशिश की तो आप पर मानहानि का दावा जो होगा, लेकिन आप लोगों को गैर कानूनी या फिर बैंक की तौहीन करने के जुर्म में आप लोगों को अरेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये रूल होता है। सबसे, अगर अपन यूँ बोले कि सबसे तानाशाही शासक कौन है, तो तानाशाही शासक भूमि विकास बैंक है। एक बार वार्निंग देगा, दूसरी बार उठा ले जाएगा, ऐसी कंडीशंस बन जाती है। तो भूमि विकास बैंक से कभी उलझ मत जाना तुम लोग, हाँ, क्योंकि अपनी आदत होती है। खर्चा अपने को 500 का है, लेकिन अपन क्या करते हैं, 1500 का लोन लेके आते हैं। यही करते हैं ना, जरूरत अपने को 500 की है, लेकिन 1500 का लोन लेके आएंगे। कारण क्या है, दे देंगे। कारण क्या है, दे देंगे। और सबसे बेस्ट बैंक मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे बेस्ट बैंक है GSS, सेमी गवर्नमेंट बैंक। GSS सहकारी समितियाँ चलती है ना, सहकारी समितियाँ, जहाँ से आप लोगों को केरोसिन, चीनी वगैरह मिलती है, सबसे बेस्ट बैंक है, सबसे बेस्ट बैंक है। इसमें भारत में 99% लोग, जो अमीर हो चाहे गरीब हो, पैसे माफ होते रहते हैं। आए दिन पैसे माफ होते रहते हैं। कभी किसी के 50,000 माफ होते हैं, कभी किसी के लाख रुपए माफ होते हैं, और लोग मजे से लेते हैं लोन, वहाँ से मजे से। भाई लोन लिया और थोड़े दिन बाद दिमाग में आने लग जाएगा, और इसमें पैसे जमा कराने की जरूरत भी नहीं है। आप लोगों को पैसे जमा भी नहीं करवाने। आपने सपोज डेट 50,000 रुपए का लोन ले रखा है, ठीक है, 50,000 का लोन ले रखा, वहां का मैनेजर आएगा, भाई टाइम हो गया, क्या करना है, आज पैसे जमा करा, सुबह वापस ले जाना पैसे तेरे। और यही करते हैं, आज पैसे जमा कराए, सुबह वापस, जिसे अपन बोलते थाला फेरा वगैरह या पलटा करनी। आज जमा कराए, सुबह वापस ले गया पैसा, खत्म बात। ना बैंक का कोई लोड, ना कोई नीलामी, और तीसरे चौथे दिन सरकार ने मना कर दिया, ये ले माफ, सारे पैसे खत्म, गवर्नमेंट चुका देगी। ऐसी कंडीशंस बनती है। सबसे बेस्ट बैंक है, ठीक है। ये सब जगह होते हैं, सब तहसील हेडक्वार्टर पर सब जगह ये बैंक है, ठीक है। GSS के नाम से चलते हैं, ठीक है। CBI, जिसे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, है ना। और आप लोग ले मत लेना, इस तरह से ले मत लेना, क्योंकि किस्तें भी देनी पड़ती है। हालांकि ब्याज सबसे कम लगता है, ब्याज सबसे कम लगता है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक सबसे कम ब्याज, सबसे कम ब्याज, और अच्छा खासा बैंक है। जिस दिन अगर भूमि आप लोगों ने गिरवी रखी, दूसरे तीसरे दिन ही गवर्नमेंट मेहरबान हो गई, उसने तथास्तु कर दिया तो आपके पैसे माफ, ठीक है। चले, इसके अलावा देखो एपीडा, एपीडा भी एक इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड है, कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 में हुई थी। देखिए, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं या प्रिजर्वेटिव जो फूड होते हैं, उनकी क्वालिटी को निर्धारित करना या फिर उनकी क्वालिटी को मेंटेन करने का काम भी ये देखती है। इसके अलावा उनको
प्रोत्साहन करती है कि आप लोग इन चीजों को क्या आगे बढ़ाएं। ठीक है, इसके अलावा देखो एग मार्क सबसे बेस्ट है। जितने भी कृषि उत्पाद होते हैं उनकी गुणवत्ता की चेकिंग करती है और उसको क्या करती है, एक टैग देती है। एग मार्क देखा होगा आप लोगों ने, जितने भी आप लोग अगर एक तो एफएसआई का कोड आता है, FSSI, ठीक है, एक तो ये कोड आता है, एक एग मार्क का कोड अलग आता है। जो आप जितने भी बिहेवियर्स लेते हैं ना फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड, जैसे जेम जेली मार्केट में खरीदते तो एग मार्क उसके ऊपर एक ठप्पा लगाता है। ठप्पा लगाने यानी उसका ये निर्धारित रहता है कि एग मार्क क्या करता है कि उसके अंदर जो जो क्वालिटी है उसको एक्सपोज करता है, जितनी भी क्वालिटी है उसके बारे में बताता है कि हाँ इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट पड़े हैं या फिर इसके अंदर जो क्वालिटी है वो सबसे बेस्ट है, वो अच्छी खासी है और आप इसको मार्केट में बेच सकते हैं। यानी गुणवत्ता नियंत्रण के लिए अपन इसका यूज करते हैं, शुद्धता या गुणवत्ता नियंत्रण। ठीक है, शुद्धता व गुणवत्ता। एग मार्क का प्रयोग कहाँ होता है, कृषि उत्पादों की शुद्धता के लिए। कृषि उत्पादों की शुद्धता के लिए क्या करती है, एक टैग लगाती है उसके ऊपर। ठीक है, एग मार्क के बारे में देखें, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक है, और ये जो एग मार्क का जो इंस्टीट्यूट काफी बार पूछा जाता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नागपुर के अंदर। कहाँ है, नागपुर के अंदर। अब ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1937 में हुई थी। लेकिन अगर बात करें कृषि उत्पाद पर फर्स्ट टाइम कब लगा था, तो 1986 में लगा था। कृषि उत्पादों पर पहली बार एग मार्क कब आया, 1986 में आया था और सबसे पहले शायद घी के ऊपर लगा था ये। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तो एग मार्क इतना सा ध्यान रखना अपने को, एग मार्क क्या होता है, तो एग मार्क क्या है, एक गुणवत्ता टैग है। एग मार्क क्या है, एक गुणवत्ता टैग है जो शुद्धता के लिए उसके ऊपर लगाया जाता है। और कृषि के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर एग मार्क ही लगता है, उसके ऊपर एग मार्क ही लगता है और उसके बारे में बताता है कि हाँ ये जो चीज है वो अच्छी खासी गुणवत्ता युक्त है। इसके अलावा देखें नेशनल ब्यूरोज, अभी 8% टाइम पे अपने भारत में 6 नेशनल ब्यूरो है। कितने हैं, 6 नेशनल ब्यूरो। ठीक है, अब नेशनल ब्यूरो को हिंदी में भी अपन क्या बोलते हैं, नेशनल ब्यूरो ही बोलते हैं। लेकिन नेशनल ब्यूरो में सबसे इंपॉर्टेंट अपने को पूछा जाएगा नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च, नई दिल्ली। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च कहाँ है, न्यू दिल्ली। दूसरा नेशनल ब्यूरो कौन सा, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, सॉरी एनिमल जेनेटिक रिसर्च, एनिमल जेनेटिक रिसर्च करनाल हरियाणा। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। पहला तो क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च, दूसरा नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च। एक कहाँ है, प्लांट जेनेटिक रिसर्च कहाँ है, न्यू दिल्ली में, ICAR के अंडर ही है ये। इसके अलावा एनिमल जेनेटिक रिसर्च कहाँ है, करनाल हरियाणा। एनिमल जेनेटिक रिसर्च करनाल हरियाणा। भारत के अंदर जितनी भी रजिस्टर्ड ब्रीड होती है, जितनी भी नस्लें जो आती है उसका निर्धारण करता है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च। ठीक है, यानी भारत के अंदर कितने प्रकार की नस्लें हैं, कितने प्रकार की नस्लें हैं, कौन कौन सी। अभी अप्रोक्स अगर अपन बात करें तो 206 रजिस्टर्ड ब्रीड है इंडिया के अंदर, सबकी 206 के समथिंग रजिस्टर्ड ब्रीड है, जिसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट ब्रीड आ जाती है भेड़ की, जैसे 44 हो गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट ब्रीड है, ऊंटों की 9 नस्लें हैं। ठीक है, तो ये नस्लें बताता कौन है, नस्लें बताता कौन, एनिमल जेनेटिक रिसर्च बताता है कि हाँ भारत में ये पर्टिकुलर नस्लें हैं, भारत में ये पर्टिकुलर नस्लें हैं। जैसे गायों की कितनी रजिस्टर्ड ब्रीड है इंडिया के अंदर, गायों की कितनी रजिस्टर्ड ब्रीड है, अभी 8% टाइम पर 50 क्रॉस हो चुकी है, 8% टाइम पर 50 क्रॉस हो गई। बफेलो की कितनी है, पहले देखो 7 थी, पहले कितनी थी, 7 थी, 8% टाइम पे 13 के समथिंग है, 8% टाइम पे कितनी है, 13। पहले बकरियों की कितनी थी, 28 थी, बकरियों की कितनी थी, 28, अब कितनी है, 34, 34 के समथिंग। भेड़ों की पहले भी वही थी, पहले वर्ल्ड के अंदर कितनी थी, 200 थी, भारत में 44 थी, आज भी 44 है। राजस्थान के अंदर भेड़ों की 9 नस्लें हैं, 8 या 9 नस्लें हैं मेन। इसके अलावा ऊंट 9 ब्रीड है, ऊंट की कितनी है, 9 ब्रीड। तो ये इंपॉर्टेंट ब्रीडों के बारे में भी नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च आप लोगों को बताता है। ठीक है, इसके अलावा देखो नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी सूक्ष्म जीवों के ऊपर जो नेशनल ब्यूरो है वो कहाँ है, मऊ MP, मऊ MP में आता है ना, ध्यान रखना। हाँ, मऊ MP में आता है, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म MP में ही आता है, MP UP के टच में है, इसलिए इसमें काफी बार UP दे देता है, बट MP में आता है।
यूपी में भी है। हाँ सर, वहाँ एक जिला है वहाँ। मऊ मेजर सिटी है एमपी की, मध्य प्रदेश में ही आता है ये। यूपी में नहीं है, यूपी में नहीं है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी है ना, तो मेजर इसमें एमपी रखना अभी, है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर, इंपॉर्टेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मऊ कर देना, यूपी भी हटा देना, एमपी यूपी दोनों ही हटा देना इसमें, ठीक है। एमपी यूपी दोनों ही मत करना, दोनों ही मत करना, इसमें मऊ लिखना सिर्फ, ठीक है। वैसे मऊ जो कैपिटल है, बिगेस्ट कैपिटल किसका है, एमपी का कैपिटल है, ये ध्यान रखना, ठीक है। मेजर तो एमपी में आता है, लेकिन इसके अलावा यूपी का भी एक डिस्ट्रिक्ट है, तो इसको एट प्रेजेंट टाइम पे सिर्फ मऊ ही करना, ठीक है। चले नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल ब्यूरो कौन सा आता है, इसके बारे में आता है। देखो, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर, इंपॉर्टेंस इंसेक्ट, इंसेक्ट के बारे में अगर आपसे पूछो तो कहां जाओगे, बेंगलोर कर्नाटका, बेंगलोर कर्नाटका। और इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 2009 में हुई थी। पहले ये किस नाम से जाना जाता था, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1993 में हुई थी, जिसको 2009 में किस में कन्वर्ट कर दिया गया, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर, इंपॉर्टेंस इंसेक्ट के रूप में कन्वर्ट कर दिया। पहले जो इसका अदर नेम था वो भी ध्यान रखना, पहले किस नेम से था, तो पहले क्या लिखोगे, पहले अपन ये लिखेंगे PDBC, ठीक है, जिसे अपन बोलते थे प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी। फिर इसके नीचे एरर करके लिखोगे नेशनल ब्यूरो ऑफ, ठीक है, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस इंसेक्ट, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2009 में हुई थी। ये चीज आप लिखे ताकि थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया लगता रहे कि पहले किस नाम से था और अब किस नाम से। इसके अलावा देखो, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्च लखनऊ, ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्च कहाँ है, लखनऊ के अंदर। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सैलिनिटी एंड लैंड यूज प्लानिंग, सॉइल सैलिनिटी एंड लैंड यूज प्लानिंग। अब ये लैंड यूज प्लानिंग आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैंड यूज प्लानिंग में आप लोगों को रिमोट सेंसिंग पढ़ा जाता है। क्या पढ़ाया जाता है, रिमोट सेंसिंग। और रिमोट सेंसिंग इज एन ड्रोन टाइप, किसका टाइप है, ड्रोन का, जो मेजरली क्या करता है, ऊपर से आप लोगों की भूमि को क्लासिफाइड करता है और इंटरनली कैरेक्टर्स उसको ड्रोन टाइप में देता है। तो यहाँ पर अपने को इतना सा ध्यान रखना कि भाई नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सैलिनिटी एंड लैंड यूज प्लानिंग, ठीक है, लैंड, हाँ सॉइल सर्वे भी, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे, सर्वे, हाँ सर्वे करना इसको, है ना, सर्वे, सॉइल सर्वे, सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। अब देखो, लैंड यूज प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो सॉइल की क्लासिफिकेशन 8 क्लास है, कितनी क्लास है, 8 क्लास है। ये ध्यान रखना, सॉइल क्लासेस 8 करोगे, सॉइल क्लासेस लिखकर नीचे क्या करोगे, 8 करना। ये काफी ज्यादा पूछा जाता है कि सॉइल क्लासेस कितनी, तो सॉइल की 8 क्लास है, कितनी है, 8 क्लास है। अब 8 क्लासों में किस तरह से डिवाइड किया है, तो 8 क्लासों को देखो, फर्स्ट 1 से 4 तक, ठीक है, फर्स्ट से 4 तक ये क्या है, कल्टीवेटेड होती है, क्या होती है, कल्टीवेटेड होती है। लेकिन 5 से लेकर 8 तक जो भी क्लासें हैं वो नॉन कल्टीवेटेड के अंतर्गत आती है, और उसमें भी आप लोगों को फर्स्ट मीडियम है, सेकंड अच्छी है, ठीक है, फिर नॉर्मल है, फोर्थ के अंदर छोटे छोटे जो चट्टाने वगैरह या फिर जिसे अपन पशु चारागाह भूमियां बोलते हैं उसके अंदर आती है, लेकिन उसमें क्रॉप कल्टीवेट नहीं कर सकते, लेकिन चारा उग जाता है। 5 से जैसे नीचे नीचे आते जाते हो तो 8वीं जो क्लास होती है उसके अंदर बड़ी बड़ी चट्टान आप लोगों को मिलती है। वहां पर क्लासिफिकेशन में आप लोगों को कोई फील्ड क्रॉप या फिर और कोई माइनर चीज ग्रो नहीं कर सकते। तो ये चीज काफी बार पूछी जाती है कि सोइल की क्लासें कितनी है, तो सोइल क्लासेस 8 है। सोइल की क्लासें कितनी है, 8 क्लासेस है। वो किसने डिवाइड की, नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग ने। नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग क्या करता है, सोइल को 8 क्लासों में डिवाइड करता है। सोइल को कितनी क्लासों में डिवाइड करता है, 8 क्लासों में। और 8 क्लासें कौन कौन सी आप लोगों को पर्टिकुलर सोइल के अंदर पढ़ने को
मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा देखो रीजनल सेंट्रल ऑफ कौन कौन से इसके रीजनल सेंटर है, यानी इसके जो सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के सब स्टेशन कहाँ कहाँ है, सब स्टेशन कहाँ कहाँ है। तो देखो इसके सब स्टेशन आप लोगों को बेंगलोर में मिल जाएगा, असम में मिल जाएगा, ठीक है, असम के अलावा कोलकाता, नई दिल्ली व उदयपुर। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के अंदर नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग का इंस्टीट्यूट या फिर सब स्टेशन कहाँ है, तो उदयपुर के अंदर। कहाँ है, उदयपुर के अंदर। अब उदयपुर में भी आप लोग काफ़ी बार जब इस तरफ से आप एमपीटी के अंदर एंटर करोगे ना, बोरागढ़ इसी वाला रूट से, तब आप लोगों को पहले यही देखने को मिलेगा। एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, नॉर्मल एक पॉइंट बना रखा है। ठीक है, हालांकि सब स्टेशन आप लोगों को नहीं पूछेगा, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि राजस्थान के अंदर सब स्टेशन कहाँ है, तो राजस्थान के अंदर उदयपुर के अंदर इसका क्या है, सब स्टेशन है। इसके अलावा देखो इक्रीसेट, इक्रीसेट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, काफी बार पूछा जाता है कि इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड कहाँ है, हैदराबाद में। कहाँ है, हैदराबाद। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, काफी बार पूछा जाता है इक्रीसेट के बारे में। कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पुणे महाराष्ट्र, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1875 में हुई थी। और ये क्वेश्चन अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी आया था, ये क्वेश्चन अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी आया था। ध्यान रखना 1875 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन वो पुणे महाराष्ट्र में नहीं हुई थी। 1875 में ये पुणे महाराष्ट्र में स्थापित नहीं हुआ था, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। 1875 में जो इसका हेडक्वार्टर था कहाँ था, कलकत्ता। कहाँ था, कलकत्ता। तो यहां लिख लेना, इसका 1875 में जो स्थापना हुई थी कहाँ हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, 1875 में इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम पर कहाँ है, नई दिल्ली में। ठीक है, एट प्रेजेंट टाइम पर आप लोगों को कहाँ मिलेगा, नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में भी किस नाम से मिलेगा, इंडियन एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, नई दिल्ली के अंदर जो है वो क्या है, इंडियन एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको आप इन शॉर्टली लिख ले IAMD। ठीक है, तो यहां दो चीज है, एक तो क्या है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसकी स्थापना 1875 में पुणे महाराष्ट्र में, तो अभी 8 प्रेजेंट टाइम पर पुणे महाराष्ट्र में 8 प्रेजेंट टाइम पर है, लेकिन 1875 में कहां हुई थी, कलकत्ता में स्थापना हुई थी। कहां हुई थी, कलकत्ता। कलकत्ता से गया आसाम, ठीक है, असम में भी सेट नहीं हुआ तो फिर वापस कहां लेके आए, पुणे महाराष्ट्र में लेके आए। इस तरह से वो 4-5 जगह पर घूम फिर के आता है, पुणे आता है। ठीक है, लेकिन अभी नई दिल्ली के अंदर जो इंस्टीट्यूट है वो कौन सा है, इंडियन एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ध्यान रखना, कोई ये नहीं कर दे नई दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नहीं है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट तो 8 प्रेजेंट टाइम पर पुणे महाराष्ट्र में, कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में, जिसकी स्थापना 1875 में हो चुकी थी। और 1875 में कहाँ हुई थी, कलकत्ता में। यही क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा था, यही क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा था कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में के मुख्यालय के साथ हुई, के मुख्यालय के साथ हुई। अब उसने सीधा सा दिया 1875 में के मुख्यालय के साथ हुई, यानी 1875 में कहां स्थापना हुई थी, सीधा सा पूछा था। तो 1875 में कहां हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, और अभी कहां है, पुणे महाराष्ट्र। अभी कहां है, पुणे महाराष्ट्र। दूसरा इंस्टीट्यूट कौन सा है, इंडियन एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय कृषि मौसम विज्ञान, भारतीय कृषि मौसम विज्ञान, भारतीय कृषि मौसम विज्ञान। ठीक है, जो कहां है, नई दिल्ली के अंदर। और ये दोनों ही चीज काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी लोगों ने नई दिल्ली कर वो अपना आप को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे कि हमें तो सर ने नई दिल्ली पढ़ाया, हमें तो सर ने नई दिल्ली पढ़ाया। तो नई दिल्ली में तो क्या है, भारतीय कृषि मौसम विज्ञान है। क्या है, भारतीय कृषि मौसम विज्ञान। जबकि पुणे महाराष्ट्र में क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान, भारतीय मौसम विज्ञान, जिसके अंदर ज्योग्राफी वाला जितना भी पैटर्न है वो भी उसी में आ जाता है। लेकिन यहाँ नई दिल्ली के अंदर सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना भी मौसम होता है उसी के बारे में
बताते हैं ये, ठीक है। तो दो इंस्टीट्यूट, इसमें दो ही, कंफ्यूजन नहीं होगा, कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अलग है और इंडियन एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अलग है। समझ में आ गया, ठीक है। इनके अलावा इसकी स्थापना 1875 में स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी, ठीक है। और अभी कहाँ है? पुणे, महाराष्ट्र में, ठीक है। चले नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड ट्रेड मार्केट इतना नहीं पूछा जाता, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड मार्केट जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इसके अलावा देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर रिमोट सेंसनिंग, देहरादून, रिमोट सेंसनिंग यानी देहरादून। अब इसके अंदर क्या किया जाता है? रिमोट सेंसनिंग इन द सेंस, काफी बार आप सोइल साइंस लिखकर सर्च करना, क्या लिखोगे? सोइल साइंस लिखकर सर्च करोगे, रिमोट सेंसनिंग। इसके अंदर जितना भी सोइल का सर्वे होता है वो रिमोट सेंसनिंग के जरिए होता है। रिमोट सेंसनिंग इन द सेंस ड्रोन, जो सैटेलाइट के जरिए करते हैं। किसके जरिए करते हैं? सैटेलाइट के जरिए, ठीक है। ये सारा का सारा सैटेलाइट के जरिए जो भी सोइल के बारे में बताता है वो रिमोट सेंसनिंग डिपार्टमेंट से होता है, और उसकी स्थापना कहाँ है? देहरादून, उत्तराखंड के अंदर है। इसके अलावा देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट और एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इनको सिर्फ सीधे नाम से रखना, बायोटिक स्ट्रेस और एबायोटिक स्ट्रेस। बायोटिक क्या होगा? जैविक, ठीक है। और एबायोटिक का मतलब क्या होगा? अजैविक, यानी अजैविक जीवों के बारे में जितना भी वो नॉलेज है वो आप लोगों को कहां से मिलेगा? रायपुर, ठीक है, छत्तीसगढ़ से मिलेगा। इसके अलावा एबायोटिक के बारे में जो आप लोगों को मिलता है कहां से मिलेगा? मालगांव, महाराष्ट्र से मिलेगा, ठीक है। एक महाराष्ट्र के अंदर एक जलगांव करके एक और गांव है। कौन सा गांव है? जलगांव। ये एक इंपॉर्टेंट गांव है, काफी बार अपने एग्जाम में पूछा जाता है। जलगांव कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसका कारण क्यों है? क्यों पूछता है ये? क्योंकि ये क्या है? भारत के अंदर बनाना कैपिटल है, बनाना कैपिटल गांव है, यानी यहाँ पर आप लोगों को बनाना का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा मिलेगा, प्याज का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा मिलेगा, इसलिए अपन इसको जलगांव को जानते हैं। बनाना और प्याज के चक्कर में इसको अपन जानते हैं। जैसे नासिक अनियन कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, अनियन कैपिटल ऑफ इंडिया नासिक, महाराष्ट्र, नासिक, महाराष्ट्र। इसी तरह से आप लोगों को जलगांव के अंदर बनाना सबसे ज्यादा मिलते हैं। क्या मिलेंगे? बनाना, ठीक है। तो बायोटिक स्ट्रेस तो मिलेगा आप लोगों को रायपुर, छत्तीसगढ़ में। एबायोटिक स्ट्रेस मिलेगा आप लोगों को मालगांव, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में ध्यान रखना, बायोटिक स्ट्रेस और एबायोटिक स्ट्रेस। हालांकि ये क्वेश्चन पीजी के अंदर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पीजी में सबसे ज्यादा पूछा जाता है बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट कहाँ है, एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट कहाँ है। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो दोनों को ही अच्छे से लर्न करना, अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट देखें, लिख लो एक बार जल्दी से। ठीक है, इंस्टीट्यूट सारे के सारे आज खत्म करने हैं, बहुत ज्यादा हो गया है ना, 2 क्लास से ऊपर निकल गया इंस्टीट्यूट है, कुछ नहीं, सारे के सारे रटने वाले हैं। इसके अलावा देखो, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? शिमला, हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ऑयल सीड रिसर्च हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च, ठीक है, ऑयल सीड्स यानी तेल वाला, ठीक है, हाँ। इसके अलावा देखो, एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल, हरियाणा। इसके अलावा आईवीआरआई, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर से पहले आप लोग बरेली करोगे, क्या करोगे? बरेली। हाँ, वो झुमका तू ही गिरा के आया था, ठीक है, हाँ, वो जो झुमका गिरता है ना बरेली के बाजार में, वो यहीं गिरा था, ठीक है, जो कहाँ है? यूपी के अंदर है। चाहे आप लोगों से पूछ ले, चाहे ध्यान रखना, ये तो क्या है? वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। क्या है? वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर आप लोगों को यहाँ पर एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी पक्षी अनुसंधान संस्थान दे दे तो भी कहाँ है? बरेली, इज्जतनगर में ही है, दोनों ही यही है, पक्षी अनुसंधान संस्थान भी यही है और वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यही है, ठीक है। तो दोनों ही ध्यान रखना, और ये बरेली का बाजार ही है, वो क्या है? बरेली, ठीक है, बरेली, इज्जतनगर, यूपी। तो यहाँ देख लो, झुमका गिरा कर इज्जत भी मिल गई है ना, बरेली, इज्जतनगर, बरेली, इज्जतनगर। चले, इसके अलावा देखो,
एनएससी नेशनल सीड कॉरपोरेशन, एनएससी नेशनल सीड कॉरपोरेशन 1963 ये इंस्टीट्यूट सारा आप लोगों को इंग्लिश में इजी याद होंगे। इंस्टीट्यूट क्या है, इंग्लिश में थोड़े इजी याद हो जाएंगे और अच्छा भी है। आगे जाकर वापस इंग्लिश में ही बोलना है, आगे जाकर वापस इंग्लिश में ही बोलना है, तो आज से कम इंस्टीट्यूट तो रट सकते हैं ना भाई। रटना हिंदी में ही पड़ेगा, रटना इंग्लिश में ही पड़ेगा, दोनों में चीज बात एक ही है, चाहे इंग्लिश में रटो या हिंदी में रटो, ठीक है, दोनों में चीज एक ही है। तो आप लोग इंग्लिश में याद करें ज्यादा रहेगा। नेशनल सीड कॉरपोरेशन कहाँ है, कब इसकी स्थापना कब हुई थी, 1963, आईसीआर के अंडर ही आता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर हेड नहीं बना, हेडक्वार्टर नहीं है इसका, तो ध्यान रखना एक एक्ट की तरह होता है। ये क्या होता है, एक एक्ट की तरह, बिल की तरह है, तो इसका ध्यान रखना। नेशनल सीड कॉरपोरेशन 1963 के अंदर ये बना था। ना उसका नहीं है, सिर्फ एक बिल की तरह है कि इसको मार्केट में उतारा गया, ठीक है, पर्टिकुलर। चले इसके अलावा देखो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड गुड़गांव हरियाणा, इसकी स्थापना ध्यान रखना कितनी होगी, 1984। इसके अलावा देखो नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर, ये अपन ने पहले ही देखा था, बायो फर्टिलाइजर का कहाँ है, जैव उर्वरक गाजियाबाद, ठीक है। इसके अलावा देखो डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट क्वारंटाइन एंड स्टोरेज फरीदाबाद हरियाणा 1960। भाई इसका मेन उद्देश्य क्या है, क्वारंटाइन एक्ट, क्वारंटाइन एक्ट संरक्षित जिसे अपन करते हैं भाई, किसी भी एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर कोई चीज जारी है, एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर कोई चीज जारी है तो उसकी तहकीकात बॉर्डर के ऊपर होगी, किसके तहत होगी, क्वारंटाइन एक्ट के तहत होगी, ठीक है। और इसका जो सारा मैनेजमेंट करता है वो कौन करता है, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट क्वारंटाइन एंड स्टोरेज फरीदाबाद। जैसे आलू के अंदर एक वार्ड डिजीज चलती है, क्या चलती है, वार्ड, और ये बंगाल के अंदर काफी ज्यादा है, बंगाल में काफी ज्यादा वार्ड डिजीज। तो अब आलू को बंगाल से अगर इधर लेके आते हैं तो उससे पहले 4-5 तरह के टेस्ट होते हैं, 4-5 तरह के टेस्ट होते हैं। और उसका कारण है, कारण यह है कि वो जो डिजीज वार्ड डिजीज वहां है वो भारत के किसी और राज्य में ना फैले, भारत के किसी और राज्य में ना फैले। इसी के लिए अपन क्या करते हैं, प्लांट क्वारंटाइन अपनाते हैं। क्या करते हैं, प्लांट क्वारंटाइन। जैसे कोरोना में हुआ था ना कि अपन कहीं एक जगह से आ रहे थे दूसरी जगह, तो 2 बजे स्कूल में रख रहे थे, 2 बजे 14 दिन तक स्कूल में रख रहे थे। उसका कारण क्या था कि अगर बाई चांस बाहर से इन्फेक्शन होकर आया है, अगर इसके इफेक्ट के कुछ लक्षण हैं तो आपके गाँव में ना फैले, इसकी जगह क्या किया, उसको स्कूल के अंदर रखा, ताकि क्या अगर बाई चांस सिम्टम्स हो तो स्कूल के अंदर ही उसका निवारण हो जाए। तो यहीं पर अपन क्या करते हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर जितनी भी कमोडिटीज है, जितने भी प्रैक्टिसेज है, चाहे आप लोग खाद्यान्न ले ले या फिर कोई सब्जी ले ले, कोई फ्रूट ले, उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजोगे उससे पहले आप लोगों को क्वारंटाइन टेस्ट करवाना पड़ेगा। क्वारंटाइन एक्ट के तहत आप लोगों को उसका टेस्ट करवाना पड़ेगा, ताकि उसके अंदर कोई रोग है या फिर कोई कीट है तो आपकी चीज को वापस आपके राज्य में भेज दिया जाएगा, वो किसी और राज्य में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कारण यह है कि बाई चांस सपोज दैट आम के अंदर कोई बीमारी है, आप लोगों ने आपके राजस्थान के अंदर ले आए, ठीक है, महाराष्ट्र से राजस्थान में ले आए, लेकिन वहां से लाने के बाद आपने आम खाया, उस आम को बो दिया, उस आम को क्या किया, बो दिया, उससे जो आम निकले वो मार्केट में वापस स्प्रे हुए, आराम से स्प्रेडिंग हुए, और वहां से क्या हुआ, लोगों ने और उसका यूज किया, तो एक पौधे से क्या हुआ, अनेक पौधे बन गए, तो वो डिजीज आपके मार्केट में भी क्या होगी, हावी हो जाएगी। इसलिए एक किसी नए क्षेत्र में प्रवेशन को रोकते हैं, नए क्षेत्र में प्रवेशन को रोकते हैं, जिसके अपन क्या करते हैं, प्लांट क्वारंटाइन सिस्टम अपनाते हैं। इसके अलावा देखो लोकेस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन जोधपुर, लोकेस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, जोधपुर, जिसे अपन टिड्डा चेतावनी संगठन वगैरह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिड्डा चेतावनी संगठन जोधपुर के अंदर है। अभी इन्होंने चेतावनी दी थी ना थोड़े दिनों पहले, तो इस साल भर हो गया है ना, तो साल भर पहले इन्होंने काफी सारी चेतावनी दी थी, लेकिन इन्होंने हल्की चेतावनी की संभावना जताई थी। इन्होंने क्या कहा था कि संभावना है टिड्डियों का अटैक हो सकता है, लेकिन अचानक से इतना प्रकोप बढ़ गया कि पूरे राजस्थान को उसने लपेटे में ले लिया, पूरे के पूरे राजस्थान पर ये अच्छे से छा गई थी। इसके अलावा देखो केवीके के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। लास्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मेजर पॉइंट है। चले भाई, केवीके की फुल फॉर्म क्या होती है, कृषि विज्ञान केंद्र। क्या होता है, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फार्म साइंस सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फार्म साइंस सेंटर अपन इसको बोलते हैं। ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर 8% टाइम पर आप लोगों को कितने केवीके मिलेंगे,
कितने केवी के है राजस्थान के अंदर? 50 से ऊपर कौन बोल रहा है? राजस्थान के अंदर कोई अपडेट नहीं है, राजस्थान में यही है लगभग राजस्थान में यही है। लेकिन राजस्थान में आप लोगों को ध्यान रखना है, राजस्थान का जो फर्स्ट केवी के था वो कौन सा था? फर्स्ट केवी के फतेहपुर सीकर, जिसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, राजस्थान का पहला केवीके, राजस्थान का पहला केवीके, ध्यान रखना, राजस्थान का पहला केवीके फतेहपुर सीकर। और ये क्या है? राजस्थान का तो पहला है लेकिन भारत का दूसरा है, भारत का, ठीक है, भारत का दूसरा केवीके है ये। भारत का कौन सा केवीके है? दूसरा। तो भारत का पहला कहाँ है? पांडिचेरी तमिलनाडु के अंदर है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 के अंदर हुई थी। ठीक है, इसके अलावा देखो केवीके की स्थापना, केवीके की स्थापना की राय किसने दी थी? तो मोहन सिंह मेहता कमेटी ने की थी। मोहन सिंह मेहता जो एक कमेटी थी, इन्होंने एक कमेटी बनाई और इन्होंने कहा था कि एक केवीके तो बनना चाहिए। केवीके का मेन उद्देश्य क्या है? फार्म साइंस सेंटर, ठीक है, ठीक है, या फिर अपन इसे बोलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र। इसका मेन उद्देश्य क्या है? केवीके का मेन उद्देश्य क्या है? कृषि प्रसार करना, जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजीज आती है उसको मार्केट में उतारना या फिर किसानों को उससे अवगत कराना, किसानों को ट्रेनिंग देना, किसानों को ट्रेनिंग देना। यहाँ पर सारे साइंटिस्ट बैठते हैं, यहाँ पर एक तो नई टेक्नोलॉजीज डेवलप की जाती है, नई टेक्नोलॉजीज के अलावा जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज है उनको फार्मर्स के बताना, ठीक है। फार्मर्स को बताने के साथ साथ अगर अपन यहाँ पर फार्मर्स की ट्रेनिंग या फिर जितने भी जो भी ऑफिसर होते हैं, जितने भी जैसे सुपरवाइजर हो गए, डबल एओ हो गए, एओ हो गए, सबकी जो ट्रेनिंग होती है वो कहाँ होती है? केवीके में होती है। इस केवीके की जो 100% सहायता करता है वो आईसीआर करता है। कौन करता है? आईसीआर 100% सहायता। यानी इसका जितना भी फंड होता है वो कौन देता है? इसको आईसीआर देता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है भाई, काफी बार पूछा जाता है केवीके की सारी जो देख रेख करता है या फिर केवीके की 100% सहायता कौन करता है? तो आईसीआर करता है। जितना भी बजट से रिलेटेड इसका मैटर होता है वो आईसीआर ही हैंडल करता है। ठीक है, इसके अलावा देखो भारत का पहला केवीके, ठीक है, पांडिचेरी बोलते हैं वैसे तो तमिलनाडु के अंदर है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 के अंदर हुई थी। भारत के अंदर कुल कितने केवीके हैं? कुल कितने केवीके हैं? कितने हैं? 8 प्रेजेंट टाइम पर लेटेस्ट अपडेट 2021 के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगस्त 2021 के अपडेट के अकॉर्डिंग ये क्या है? 722 है। ध्यान रखना, अगस्त 2021 के बाद कोई घटा बढ़ा नहीं है अभी तक तो कोई घटा बढ़ा नहीं है, क्योंकि काफी बार होता है जब केवीके लॉस में जाने लगता है तो वहां पर उसको बंद कर दिया जाता है। जब केवीके लॉस में जाता है तो उस जगह से उसको हटा दिया जाता है। तो मोस्ट ऑफ कंडीशन में जैसा हुआ नहीं है, बाकी अभी बढ़ा ही है। पहले कितना था? 721 था और 21 से एक बढ़ा, सिर्फ कौन सा बढ़ा? सिर्फ एक बढ़ा और एक बढ़ के क्या हो गए? 722 हो गए। अगस्त 2022 के बाद इसमें कोई अपडेट नहीं आई है। तो एक लेटेस्ट अगर आपसे केवीके के नंबर ऑफ केवीके पूछे इंडिया के अंदर, आप कितने बोलोगे? 722, जिसमें से 44 केवीके कहाँ है? राजस्थान के अंदर है। ठीक है, टोटल ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट और मेजर पॉइंट है केवीके के ऊपर। इसके अलावा देखें भारत का दूसरा फतेहपुर सीकर, ठीक है, जो राजस्थान का क्या है? पहला केवीके है। राजस्थान का प्रथम केवीके। इसके अलावा देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है? केवीके में लगभग प्रत्येक विषय के विशेषज्ञ मिलते हैं, यानी सबके साइंटिस्ट मिलते हैं। हर विषय के अलग अलग साइंटिस्ट वहां पर मौजूद होते हैं, ये नॉर्मल चीज है। केवीके को आर्थिक सहायता आईसीआर के द्वारा दी जाती है। 100% सहायता कौन देता है? आईसीआर देता है। ठीक है, इसके अलावा देखो सक्सेस ऑफ केवीके, केवीके की सफलता का कारण किसे मानते हैं? तो चंद्रिका प्रसाद को मानते हैं। केवीके की सफलता का कारण किसे मानते हैं? चंद्रिका प्रसाद को मानते हैं। और इन्होंने ही एक केवीके का रोल मॉडल तैयार किया था। इन्होंने ही ये स्ट्रक्चर तैयार की थी कि केवीके के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए और क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो केवीके का मेन उद्देश्य है, जैसे आत्मा,
आत्मा का नाम सुना कभी आप लोगों ने? आत्मा कौन सी? परमात्मा से जो मिलती है वो वाली आत्मा नहीं। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, ये एक इम्पोर्टेंट संस्था थी। ये क्या है? इम्पोर्टेंट संस्था थी जिसका अध्यक्ष अपन बनाते थे जिला कलेक्टर को। अध्यक्ष किसको बनाते थे? जिला कलेक्टर को, जिसे आत्मा के नाम से जानते हैं। ये प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक इसका हेडक्वार्टर होता था, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट पर एक इसका हेडक्वार्टर होता था, और इसे अपन सिंगल विंडो सिस्टम बोलते थे। क्या बोलते थे? सिंगल विंडो सिस्टम। सिंगल विंडो सिस्टम। सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब ये होता है कि इसका मतलब ये नहीं कि इस पूरी बिल्डिंग में सिर्फ एक ही खिड़की हो, है ना। सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब ये नहीं होता। सिंगल विंडो सिस्टम का ये मतलब होता है कि एक ही छत के नीचे, एक ही छत के नीचे किसानों की जितनी भी समस्या है उसका समाधान होगा। किसानों की जितनी भी समस्या है उसका समाधान होगा। और अपने जैसे किसान पहुंच जाए तो है, सर शादी नहीं हो रही, शादी करवाता हूं, है ना। यही होता है ना। काफ़ी बार कस्टमर केयर का कॉल आता है, अपन बेतु की बातें करते हैं, है ना। एक में जैसे काफ़ी दिनों पहले एक देख रहा था कस्टमर केयर वाला, कॉलिंग वाला, उसकी रिकॉर्डिंग काफ़ी चली थी। रिकॉर्डिंग आप लोगों ने भी सुना होगा। उसने कहा था बैंक से बोल रहा हूँ, आप लोगों को कोई लोन की रिक्वायरमेंट है क्या? उसने कहा हाँ बिल्कुल चाहिए लोन, बिल्कुल चाहिए। वो बोले किस पे चाहिए? बोले ट्रेन पे। किस पे चाहिए? ट्रेन पे। तो बजट कितना है? 300 करोड़। बजट कितना है? 300 करोड़। फिर बोला आप पे पहले कोई लोन पेंडिंग चल रहा है क्या? हाँ बिल्कुल चल रहा है। क्या खरीदा था? साइकिल खरीदी थी। क्या खरीदा था? साइकिल खरीदी थी। कौन सी साइकिल? हीरो की साइकिल। ठीक है, कितने की? 1700 रुपए की, है ना। ऐसी बातों की अपन बातें करते हैं। जब 1700 रुपए तो आप लोग लोन पे लेके आ रहे हो साइकिल, है ना। तो यहाँ पर इस तरह का सिस्टम नहीं होता था। यहाँ पर क्या होता था कि पहले जो कृषि पर्यवेक्षक है वो किसान को सर्टिफाइड करते थे। वो क्या करते थे? किसान को सर्टिफाइड करते थे, क्योंकि कृषि पर्यवेक्षकों के अंडर में रहता है कि रजिस्टर्ड एक गांव में सारे खेती करते हैं। अपन क्या करते हैं? सारे खेती करते हैं, लेकिन उनमें से प्योर खेती कितने करते हैं, यानी ऐसे कितने किसान हैं जिनका पूरा का पूरा जीवन निर्वाह कृषि से चलता हो, उनको सर्टिफाइड करते हैं वो लोग। उनको सर्टिफाइड करने के बाद उनकी लिस्ट आती है डबल ए के पास। वो वापस तहकीकात करता है कि उनके अंदर जो फार्मर्स है वो रियल फार्मर्स है या नहीं, उन्होंने गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट लिया है या नहीं। ये चाहे उन्होंने फार्म पॉन्ड बनाया हो, चाहे उन्होंने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगवाया हो, सोलर एनर्जी प्लांट लगवाया हो, ऐसे किसानों को मॉडिफाइड करके कहाँ ले जाया जाता? आत्मा के पास ले जाया जाता है। ठीक है, और आत्मा के पास, हाँ भाई यहाँ एक सिस्टम के पास, ऐसा नहीं कि भगवान के पास ले जाए, है ना। तो आत्मा में लाया, और आत्मा में यहाँ पर इनकी जितनी भी समस्याएं होती, इसके अलावा समस्याओं के रिगार्डिंग जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आई हुई है उनके बारे में भी अवगत करवाते थे, और ये सबसे बेस्ट सिस्टम था, लेकिन काफी ज्यादा लॉसेबल होने की वजह से इसको थोड़ा सा अभी पेंडिंग रखा हुआ है। अभी इसको रोक दिया गया है, आत्मा प्रोजेक्ट को भी रोका हुआ है। इसके अलावा देखो केवीके के कार्य क्या क्या होंगे, पढ़ो केवीके के कार्य क्या क्या होंगे। पढ़ लिया? किसानों को ट्रेनिंग देगा, किसानों के फार्मर्स की जितनी भी समस्या उसका समाधान करेगा। ठीक है, उसको नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में बताएगा। हालांकि ऑब्जेक्ट अपने नहीं पूछेंगे, लेकिन एक माइंड बेसिस होना चाहिए कि इसके क्या क्या काम है। तो जितने भी इंप्रूवमेंट के कार्य है एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग, वो सारी चीजें ये बताएगा। जैसे वनस्थली विद्यापीठ के बारे में बात करता हूँ। वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान का बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है और बहुत अच्छा केवीके है, जहां पर पूरे राजस्थान के अंदर कैंडी सप्लाई की जाती है। क्या सप्लाई की जाती है? कैंडी। और किसकी? आंवले की कैंडी, आंवले के साथ साथ बेर की कैंडी। वनस्थली विद्यापीठ, नाम सुना है? निमाइटो के बारे में नाम नहीं सुना? हीरालाल शास्त्री की वाइफ, क्या नाम था? शांताबाई। नाम नहीं पढ़ा तूने वनस्थली विद्यापीठ पे? क्या नाम था उसका? गजब करता है यार। वनस्थली विद्यापीठ इतना राजस्थान के अंदर काफी अच्छा फेमस है, काफी अच्छा संस्था है। एक्चुअल में क्या है? संस्था है। और निवाई जो संस्था कुटीर है ना, यहाँ पर पर्टिकुलर राजस्थान के नहीं अपितु विदेशों से भी आकर वहां पर लोग प्रशिक्षण लेते हैं, और वहीं पर आप लोगों को पायलट की ट्रेनिंग भी दी जाती है।
पायलट बनने की ट्रेनिंग भी दी जाती है उसी कैंपस। हालांकि सारा का सारा लड़कियों के ऊपर है, लड़कों का वहाँ कोई अधिकार नहीं है, लड़कों को वहाँ बाउंड्री के आइट साइड में घूमने भी नहीं दिया जाता, लड़के को वहाँ बाउंड्री के आइट साइड में घूमने भी नहीं दिया जाता। मेरी 2 महीने की ट्रेनिंग थी, मुझे पता है। बाई चांस मैं चाय पीने बाहर आया तो मेरे को वहाँ लिपा के आना पड़ता था कि मेरी ये शक्ल है, इसको ध्यान रखना, ये मेरी फोटो है, वापस मैं 15 मिनट बाद वापस एंटर करूंगा, वापस 15 मिनट बाद एंटर करूंगा। और उसमें सिस्टम ये था कि आप इस वे से आप लोगों को इधर मुड़ना है, आप एक कदम भी इधर नहीं जाओगे। ये सारी एडवर्टाइजमेंट जो भी उनका जो पूरी नोटरी होती है वो सारी करवा के देते हैं कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो इस रूट पे है। किस रूट पे? लेफ्ट हैंड पे है। मतलब जैसे आप निवाई जो कुटीर के अंदर एंटर करते हो तो लेफ्ट हैंड पे आप लोगों का बड़ा इंस्टीट्यूट है। अब उसमें सीधा से लिखा है कि आपका जो इंस्टीट्यूट का रास्ता जा रहा है आप उस रास्ते से 1 गज भी आगे ना बढ़े, अन्यथा आपको इंस्टीट्यूट से निकाल दिया जाएगा। ऐसी स्थिति बनती है, ठीक है। इसके अलावा देखो कुछ उत्कर्ष केंद्र वगैरह है, तो देखो सेंट्रल एक्सीलेंस सेंटर ऑफ लेमन या सिट्रस कहाँ है? कोटा के अंदर। पोमग्रेनेट बस्सी जयपुर, अमरूद देवड़ावा टोंक। एक्चुअल में यहाँ हाईटेक नर्सरी है। क्या है? हाईटेक नर्सरी। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है ये, वो हाईटेक नर्सरी, जहाँ पर सारा का सारा पॉली हाउस के द्वारा इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, हालांकि हाईटेक यही हाईटेक ही है, आप लोग भी हाईटेक में ही हो, लेकिन ध्यान रखना यहाँ जो प्रोडक्शन होता है ना सारा का सारा वो हाईटेक नर्सरियों में होता है। किन में होता है? हाईटेक। हाईटेक का मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की गई है। एडवांस टेक्नोलॉजी में आप लोगों को पॉली हाउस मिलेंगे, ग्रीन हाउस मिलेंगे, टोटल चीज मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को जैतून की खेती मिलेगी, जैतून, ठीक है। जैतून का अच्छा खासा प्रोजेक्ट लगा रखा है। जैतून के साथ इन्होंने ड्रैगन फ्रूट का काफी अच्छा प्रोजेक्ट लगा रखा है, और ये भी अच्छी चीज है। जैतून के साथ साथ ड्रैगन फ्रूट, जो मार्केट में 250 से 300 रुपए का एक फ्रूट मिलता है, नारियल जितना, और शुगर पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। आइसक्रीम सबसे अच्छी बनती है उसकी। ड्रैगन फ्रूट मार्केट में सबसे अच्छा चीज आती है। ड्रैगन फ्रूट के बारे में देखना कभी, काफी अच्छा फ्रूट है। इसके अलावा आम का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? खेमरी धौलपुर में। सीताफल का कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। ये माइनर है और काफी अच्छे है। फूलों के बारे में आपसे पूछे तो सवाई माधोपुर जा सकते हैं। फूलों का कहाँ है? सवाई माधोपुर में। फूलों का कहाँ है? सवाई माधोपुर में। सब्जियों का जयपुर में चला जाता है। सेंट्रल एक्सीलेंस ऑफ वेजिटेबल्स जयपुर की तरफ चला जाता है। बस्सी जयपुर में ही है, मेजरली बस्सी जयपुर में ही है। तो ये कुछ मेजर एक्सीलेंस सेंटर है। एक्सीलेंस सेंटर का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर जिन फ्रूट के बारे में बताया हुआ है ना, जैसे सीताफल का कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। तो ये जो सेंटर है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो जितना भी मेन कार्य होगा किसके ऊपर होगा? सीताफल के ऊपर होगा। इसके अलावा इस पर कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं होगा, ठीक है। सीताफल के ऊपर जितना भी उत्कर्ष कार्य होता है या फिर उसमें कोई इंप्रूवमेंट करना है तो वो चित्तौड़ के अंदर होगा, ठीक है। इस तरह के उत्कर्षता केंद्र है जहां पर मेजर होता है। और ये यहाँ आप लोगों की क्या होता है, सारे के सारे जर्नल का जो पोर्शन है वो खत्म होता है और इंस्टीट्यूट यहाँ पर खत्म होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।